अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भुट्टो ख़ानदान। और आज इस पहली किस्म में हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है ना डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भुट्टो ख़ानदान है ऐसा ख़ानदान है जो पूरा का पूरा पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भुट्टो साहब के बारे में। भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाह फैसल सऊदी अरब के जो वाली थे और एक दो और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मिलकर ये अपना ही जो ना सोवियत यूनियन के खिलाफ एक आलमी बैंक मुसलमानों का बनाना चाहते थे। जब अंग्रेज़ों को इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने शाह फैसल को उसके भतीजों के हाथों कत्ल करवाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक केस में फंसवा कर फांसी के फंदे पर लटकवा दिया था। 5 जनवरी 1928 को पाकिस्तान के सूबा सिंध की शहर लाड़काना में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम शाहनवाज भुट्टो साहब था और आपकी ज़ौजा मुहतरमा का नाम नुसरत भुट्टो था। आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपकी जो शोहरत थी पाकिस्तान भी थी और बरतानवी हिंद में थी। और आपका ताल्लुक भुट्टो ख़ानदान से और आपकी औलाद में से बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो थे। अगर आपकी तालीम के मुतालिक बात की जाए और इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की और 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर की डिग्री ली। इसी साल मिडल टेम्पल लंदन से बैरिस्टर का इम्तिहान भी पास किया। पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथ थैम्पियन में बैनुल-अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के आप लेक्चरर भी रहे हैं और 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत भी शुरू की थी आपने। आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और आपके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो साहब मुशीर आला हुकूमत बम्बई और जूनागढ़ की रियासत में दीवान थे। दोस्तों, दीवान एक बहुत बड़ा ओहदा होता है किसी भी गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन में, एक इदारे में। पाकिस्तान में आपको कैद अवाम यानी अवाम के रहबर और बाबाए आइन पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप पाकिस्तान की तहरीक के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपका नारा था कि हम घास खाकर गुजारा कर लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। आपने डॉक्टर कदीर को पाकिस्तान में लाने के लिए बहुत बड़ा कारनामा सार अंजाम दिया था। भुट्टो जमहूरी हुकूमत में सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून की काबीना में वज़ीर तिजारत थे। अयूब खान भी 1954 से वज़ीर दिफा के मनसब पर फैज़ थे। 1958 था 1960 सदर अयूब खान की काबीना में वज़ीर तिजारत और 1960 था 1962 में वज़ीर अक़लीती अमूर, कौमी तामीर नौ और इतलात 1962 था 1965 वज़ीर सन्नत व कुदरती वसाइल और अमूर कश्मीर जून 1963 था जून 1966 वज़ीर ख़ारजा रहे। दिसंबर 1967 में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमायां कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान की ओनान हुकूमत मिस्टर भुट्टो को सौंप दी और दिसंबर 1971 था अगस्त 1973 सदर मुमलिकत के ओहदे पर भी फायज रहे। दोस्तों, 14 अगस्त 1973 को नए ऐन के तहत वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। 1970 के आम इंतखाबात में धांधलियों के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। दोस्तों, अगर आपकी विरासत की बात की जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विरासत आईने पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दौलत हो जाने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान में भुट्टो की अहमियत एक तारीखी हैसियत रखती है और इससे पहलूती मुमकिन नहीं है। भुट्टो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मेमार हैं और इससे कोई जो है ना मुँह नहीं मोड़ सकता। दोस्तों, 1 जून 1974 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को कौमिया लिया जिसे आलमी बैंकार कंट्रोल करते थे। आलमी बैंकारों को ललकारने की वजह से भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी के फंदे पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और एक शख्स जिसका नाम हेनरी किसिंजर था, न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखता था, उसने कहा था फिर हम तुम्हें एक दहशतनाक मिसाल बना देंगे, देन वी विल मेक ए हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू।
ये हेनरी किसिंजर ने 1976 को कहा था। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से चाहता आया है कि दुनिया पर उसका कंट्रोल हो और दुनिया का चार्ज अमेरिका संभाले। जो मुल्क और जो उस मुल्क का वजीर आज़म या सदर उसकी बात नहीं मानता तो उसको उसके रास्ते से हटना पड़ता है। आप यूं समझ लें कि ये जितने ममालिक के सरबराहान बैठे हुए हैं अमेरिका की कठपुतली हैं। अगर वो जब तक अमेरिका का हुक्मनामा मानते हैं, उसके आर्डर को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, तब तक वो रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके आर्डर से मुंह मोड़ लेते हैं, वो उस सीट से और उस ओहदे से उसको इस्तीफा देना पड़ता है या उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। आप यूँ समझ लें कि कुछ यही हालत भुट्टो साहब के साथ भी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कार फरमा हैं जिसकी वजह से भुट्टो साहब को इस केस में फंसाया गया था। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी पावर भी बनवाया। एटमी पावर का जितना भी क्रेडिट है डॉक्टर कदीर खान के बाद मैं भुट्टो साहब को देता हूँ। भुट्टो साहब ने जितनी भी इसके लिए मेहनत की, उसके खिलाफ बहुत सारी धमकियां उसको अमेरिका की तरफ से मिली थी, जैसे कि हेनरी किसिंजर और वगैरह वगैरह। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भुट्टो साहब के बारे में। भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल सऊदी अरब के जो वाली थे, और एक दो और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मिलकर ये अपना ही जो ना सोवियत यूनियन के खिलाफ एक आलमी बैंक मुसलमानों का बनाना चाहते थे। जब अंग्रेज़ों को इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने शाह फैसल को उसके भतीजों के हाथों कत्ल करवाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक केस में फंसवाकर फांसी के फंदे पर लटकवा दिया था। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के साथ बहुत सारी नेकियां की थी। उन्होंने पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका आइन दिया जो कि अब भी तकरीबन 47 साल के बाद मुख्तलिफ शरारतों और मिलावटों के बावजूद कायम है। वज़ीर आज़म भुट्टो ने 90,000 कैदियों को भारतीय कैद खानों से रिहाई दिलवाई और उन्हें अपने ख़ानदानों से वापस मिलवाया। इंसानियत की ये अजीम खिदमत यकीन सज़ा के लायक थी। सुबह हमारे वज़ीर आज़म हंसी खुशी कबूल करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। 1971 की जंग में भारत ने मगरबी पाकिस्तान में 13,000 मुरब्बा मील के करीब इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे एक कामयाब सफारतकारी के बाद दोबारा वापस लिया गया। पाकिस्तानी मफतूहा इलाके जंग के सिर्फ कुछ माह बाद वापस लेना यकीनन एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सफारत कामयाबी थी। भुट्टो साहब ने शिकस्त खोरदा मुल्क और कौम को सहारा दिया और उन्हें शिकस्त और मुल्क के टूटने से मायूसी के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला पैदा किया। ऐसी करिश्मा शख्सियत को उस अजीम जद्दोजहद उसमें कामयाबी का मुआवजा तो अदा करना था। मुसलमान मुल्कों में इत्तेहाद, उनकी बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करना और इस्लामी ममालिक की तंजीम का लाहौर में इजलास बुलाकर पाकिस्तान का नाम शिकस्त और टूटने के सिर्फ 2 साल बाद बुलंद करना एक और बड़ा कारनामा था जो कि काबिल सरजनश था और जेल की तारीखियों में तख्तादार का हकदार बना। ये मेरे अल्फाज बड़े सोगवार से निकल रहे हैं। फौज की नामूज की हिफाजत करते हुए हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को सरेआम ना करना वज़ीर आज़म भुट्टो का एक और दानाई पर मबनी फैसला था। इससे फौज के वकार और एतमाद में इजाफा हुआ, लेकिन एक मुंतकिमुल मिजाज जर्नल उसे समझने से कासिर रहा। एक शिकस्त खोरदा मुल्क के दिफा को मजबूत करने के लिए एटमी ताकत बनने का अज़म और उस पर तेज रफ्तारी से काम एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके लिए जद्दोजहद और माली और इंसानी वसाइल की फराहमी जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनने में अहम किरदार अदा किया यकीनन काबिल सरजनी था। अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और वज़ीर आज़म भुट्टो का एक और कारनामा था। अपने क़यादती किरदार और अरब मुल्कों के सरबराहों से ज़ाती दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से वो पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क जाकर नौकरियों का बंदोबस्त करने में कामयाब हुए, जिससे न सिर्फ मुल्क में समाजी खुशहाली का एक दौर शुरू हुआ बल्कि मुल्की मईशत को कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होना शुरू हो गया। दोस्तों, अवाम को सस्ती रिहाइश मुहैया करने के मंसूबे पर वज़ीर आज़म भुट्टो की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कई शहरों में नई आबादियाँ कायम की गईं और अवाम को बेहतर रिहायशी सहूलतें मुहैया की गईं। सिर्फ पेशावर में इस्लामाबाद तर्ज का और तकरीबन इसी रकबे के एक नया शहर हयात आबाद के नाम से तामीर किया गया, जिसमें अब लाखों लोग आबाद हैं। इस नई आबादी में एक नया सनती इलाका भी कायम किया गया, जिससे सूबे में मुआशी तरक्की के अलावा हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम हुआ।
بلا شبہ ایسے فلاحی منصوبے ایک وزیر اعظم کے عدالتی اور سیاسی قتل کے لیے کافی اہم گواہ تھے۔ بھٹو کی سیاست پاکستان میں جاگیرداروں کا مخصوص سیاسی کلچر رہا ہے۔ 70 کے عشرے اور اس سے پہلے بھی اکثر سیاست جاگیردار تھے۔ خود کو بڑا سمجھنا، حکومت یا حکومتی اہلکار کے سامنے جھک جانا، اپنے مخالفین اور ماتحتوں سے ظالمانہ طریقے سے پیش آنا ان کا مخصوص طرز حیات تھا۔ سیاسی جاگیردار کلچر کیا تھا؟ بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر میں اس کو بیان کیا تھا، جب جاگیردار ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو عوام پیچھے رہ جاتی ہے، کوئی ترقی نہیں ہوتی اور کوئی منصوبے کامیاب نہیں ہوتے۔ بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی آمرانہ اور نیم آمرانہ تسلط کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتی رہی، حکومت میں بھی آئی لیکن کرپشن اور خراب حکمرانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ سیاسی مسلط کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی لائن اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنی۔ بے نظیر بھٹو اور بھٹو کے عدالتی قتل کے معاملے اشروں بعد بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں بھٹو مزاحمت اور مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی یا بھٹو کی بجائے بے نظیر بھٹو کے ورثے کو مانتی ہے۔ بھٹو دور کے جیالے مرکب گئے یا بوڑھے ہو گئے یا حالات نے انہیں لاتعلق بنا دیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کا عوامی رنگ تھا، ہفتے 10 دن میں وہ عوام سے رجوع کرتے تھے، رفتہ رفتہ یہ رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام میں عامر مزدوروں کا استحصال زور و شور سے جاری تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے اور مزدوروں کی زندگی معاشی استحکام لانے کے لیے بڑی بڑی صنعتوں کو قومی آیا گیا۔ اس فیصلے کو نوکر شاہی کی نااہلی کی وجہ سے صحیح طریقے سے نافذ نہ کرنے کی صورت میں معیشت کو شدید نقصان ہوا، لیکن اس میں وزیر اعظم کی نیت پر کسی طرح بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مقصد صرف غریبوں کی زندگی میں بہتری اور استحکام اور خوشحالی لانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی المناک موت نے پاکستانی معاشرے کو سیاسی طور پر مکمل تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم 43 سال بعد بھی اس ملک کو سیاسی استحکام سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ اس شہادت نے ملک کے کلیدی اداروں پر عوام کے اعتماد کو بھی متزلزل کر دیا۔ جس طرح عدالتوں نے اس مقدمے کو چلایا اور جس طرح اس مقدمے کے دوران قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں، یہ اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہماری قانونی تاریخ میں پہلی مرتبہ قتل کا مقدمہ ہائی کورٹ سے شروع کیا گیا اور سپریم کورٹ تک اس قانونی عملے کے قتل پر جوں تک نہ پڑی۔ کیا اس ادارے نے جو اپنے ہی سابق سربراہ کے اعتراف کے مطابق اس قتل میں معاون ثابت ہوا، کبھی ادارے کے طور پر پشیمانی یا ندامت ہوئی؟ اور کبھی اس ادارے نے اس ناانصافی اور عدالتی ظلم پر عوام سے یا ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے معافی مانگی یا اس کے بارے میں سوچا بھی؟ باوقار راستہ تو یہی تھا، لیکن ہماری عدلیہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ ابھی بھی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ انصاف کے اس قتل کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور ان کی میراث کو کینگرو عدالتوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو کا اب تک کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ بھٹو کے خلاف یہ سارے الزامات بعد کی سوچ تھے، کیونکہ بغاوت کی وجہ سے یہ الزامات تو نہیں تھے۔ بعد میں طالع ازما عامر نے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے عوامی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے عدالتی قتل کا راستہ اختیار کیا۔ سیاسی قیادتوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ بدنام کرنے کے لیے اب بھی عدالتوں کو احتساب کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھٹو کی پارٹی میں جاگیردار کارکنوں اور پارٹی سے ڈرتے تھے، اب یہ طبقہ پارٹی کو ڈراتا ہے۔ پیپلز پارٹی اب بھی ملکی سطح پر سیاسی قوت ہے، لیکن پالیسیوں سے لگتا ہے وہ اپنی بقا کی ہی جنگ لڑ رہی ہے۔ بس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔